नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें 3 एजेंडा डिस्कस किए होंगे। अगर हम चेक का केस लड़ रहे हैं और हमने बैंक का मेमो जो कोर्ट में पेश किया है उस पर बैंक के अधिकारी की सील नहीं है, साइन नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट केस पर पड़ेगा। एजेंडा नंबर 2, क्या उस पर्सपेक्टिव में डिसऑनर ऑफ चेक के पर्सपेक्टिव को प्रूव करने के लिए क्या कोर्ट सेक्शन 91 या सेक्शन 311 सीआरपीसी के अंतर्गत बैंक की पासबुक या अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट तलब कर सकता है। और नंबर 3, अगर ऐसे ऑर्डर को कर दिया गया है या नहीं किया गया है तो उस पर्सपेक्टिव में परिवादी या डिफेंस के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथियों, गलत राह पर चलने से ये अच्छा है कि आप चीज़ों को समझ लें, कंसेप्चुअली करेक्ट हो जाएं, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत जो है आपको नहीं पड़े। होता क्या कि हम लोग अपने ही केस में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और अंतोगत्वा जब हम हार जाते हैं तो फिर हम राजीनामे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और कंसेप्चुअली अगर हम करेक्ट होंगे तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और इसके साथ जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, हमें हैरेस किया है, उनको भी एक अच्छा पनिशमेंट मिलेगा। जिस कारण ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं हर एक बिंदु पर चर्चा करूँगा खुल के और आपको समझाऊँगा, ताकि आप भी अगर ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो आप एक अच्छी रेमेडी एज़ पर लॉ ऑब्टेन कर सकें। आज के एजेंडा को हम डिस्कस करेंगे 4 रेफरेंसेस में। सबसे पहले हम नोट करेंगे केस का टाइटल या नाम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस केस के फैक्ट्स को। फिर डिस्कस करेंगे कंटेंशन ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टीज़, और फिर आएगा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। और अंत में मैं आपको समझाऊंगा कि यदि आप ऐसे ही समस्या से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर आपको करना क्या है, किस तरह से आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो साथियों, एक कॉपी लीजिए और एक पेन हाथ में लीजिए। अब जो मैं बताना शुरू कर रहा हूँ उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ जजमेंट के नेम के ऊपर और टाइटल पे। जजमेंट जो है ये पास किया है ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। जज का नाम है जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव। केस का टाइटल है विनय सक्सेना वर्सेस श्रीराम स्वीट्स, और जजमेंट का डेट है 4 मार्च 2022। तो हमको एक बेसिक आइडिया लग गया कि भाई जजमेंट जो है किस कोर्ट ने करा है, इसका टाइटल क्या है और इसका डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट क्या है। अब हम आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। मैं पहले इंग्लिश में इसको रीड आउट करूँगा, फिर हिंदी में जो है आपको समझाने का प्रयास साथ साथ करता रहूँगा। दिस ऑर्डर शैल गवर्न द डिस्पोजल ऑफ केस नंबर सो एंड सो फाइल्ड बाय द पिटिशनर कंप्लेनेंट सो एंड सो चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय सो एंड सो by which application under section 91 and section 311 of CRPC for calling the original statement of the account from the concerned bank in order to prove the factum of dishonor of check has been rejected। तो साथियों, इस मामले में परिवादी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, क्योंकि उसके द्वारा सेक्शन 91 और सेक्शन 311 सीआरपीसी के तहत अर्जी दाखिल की गई थी, और उसने कोर्ट से कहा कि बैंक का स्टेटमेंट या कंसर्न पासबुक को जो है मंगाया जाए, ताकि डिसऑनर ऑफ चेक के फैक्टम को मैं प्रूफ कर सकूं। साथियों, इस केस में एक बेसिक लकूना क्या था कि परिवादी ने जो मेमो पेश किया उस पर ना तो बैंक का कंसर्न सील था और ना ही बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर थे। तो ऐसा मेमो सेक्शन 146 NI एक्ट से हिट हो रहा था। तो डिसऑनर ऑफ चेक का फैक्टम साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट आवश्यक है, ऐसा परिवादी ने माना और इस पर्सपेक्टिव में अर्जी कोर्ट में दाखिल करी। क्लियर है? अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। सिमिलरली फाइल्ड बाय द सेम पिटिशनर कंप्लेनेंट विनय सक्सेना चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय सो एंड सो इन केस नंबर सो एंड सो वेयर बाय द एप्लीकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड। और यह फैक्ट भी लिखा गया कि जब ये अर्जी जो है फाइल की गई तो इस अर्जी को जो है खारिज किया गया, और कोर्ट का यह मानना था कि ये डॉक्यूमेंट रिलेवेंट नहीं है, आवश्यक नहीं है। Necessary facts for disposal of the petition are that the petitioner complainant filed a complaint number so and so under section 138 of the NI Act against the respondent for dishonor of the check.
यहाँ पर इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है कि परिवादी के द्वारा सेक्शन 138 NI एक्ट के प्रावधानों के तहत एक परिवाद अक्यूज के विरुद्ध पेश किया गया सक्षम न्यायालय के अंदर। आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ द कंप्लेनेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चेक डिसऑनर, द कंप्लेनेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91, सेक्शन 311 of CRPC to call the bank officer with the statement of the account so that the factum of dishonor of the check could be proved, but the application has been rejected। तो इस केस में जब परिवादी का जिरह चल रहा था तो एक फैक्टम सामने निकल के आया कि जो कंसर्न बैंक का मेमो है उस पर किसी भी बैंक अधिकारी के ना तो साइन है ना सील है। तो उस पर्सपेक्टिव में डिसऑनर ऑफ चेक को प्रूव करने के लिए और एक सस्टेनिंग एविडेंस देने के लिए उसने कोर्ट से प्रार्थना करी कि बैंक ऑफिसर को बुलाया जाए और उसके साथ साथ कंसर्न बैंक से कंसर्न अकाउंट का पासबुक और बैंक स्टेटमेंट भी मंगाया जाए ताकि फैक्टम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक को हम इजीली साबित कर सकें। क्लियर है? अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे। जब ये अर्जी जो है खारिज हुई, देन चैलेंजिंग द इम्प्यून ऑर्डर इट इज़ सबमिटेड दैट द कोर्ट बिलो हैज़ कमिटेड द एरर in rejecting of the application for production of the statement of the account as well as bank passbook in order to prove the factum of dishonor of the check। उसका ये कहना था कि जो अर्जी कोर्ट ने खारिज करी है वो गलत तरीके से खारिज करी है और डायरेक्टली जो है अक्यूज के राइट्स वहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। चैलेंजिंग द इम्प्यून ऑर्डर इट इज़ सबमिटेड बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द कोर्ट बिलो हैज़ कमिटेड एन एरर while rejecting the application for producing the statement of the account as well as bank passbook in order to prove the factum of dishonor of the check। तो उसका ये कहना था कि हमने जो प्रार्थना करी है वो एज़ पर लॉ ठीक है, क्योंकि हमें डिसऑनर का फैक्टम भी प्रूव करना है तो बैंक स्टेटमेंट को मंगवाना और पासबुक को मंगवाना नेसेसरी है और इस पर्सपेक्टिव में जो अर्जी कोर्ट ने खारिज करी है वो गलत है। फर्दर सबमिटेड दैट द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ द कंप्लेनेंट इन हिज एविडेंस एडमिटेड दैट देयर इज नो सील ऑन द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोसीडिंग एंड दिस फैक्ट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पिटिशनर कंप्लेनेंट व्हेन स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज पुट बाय द डिफेंस काउंसिल। यह जानकारी तब हुई जब इस बारे में क्वेश्चन डिफेंस काउंसिल के द्वारा परिवादी से पूछा गया। एंड देयर वॉज नो डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन। उनका ये भी तर्क है कि उनके पार्ट पे जो है कोई भी डिले नहीं है। इट इज़ अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक। उनका ये भी कहना है कि ये मिस्टेक बैंक के पार्ट पर है। दैट्स वाई द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 311 ऑफ CRPC वुड बी एप्लीकेबल, जिस कारण 311 CRPC के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। द कोर्ट हैज़ wrongly stated that the power could not be exercised and that's why the order is liable to be set aside। उनका ये कहना है कि कोर्ट का जो व्यू है वो गलत है, जिस कारण इम्प्यून ऑर्डर को जो है सेट असाइड किया जाए और जो रिलीफ परिवादी ने मांगी है उसको अलाउ की जाए। यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट के एडवोकेट थे उनका ये कहना है कि जो 311 CRPC की एप्लीकेशन है कुड नॉट बी अलाउड टू फिल अप द लैकूना इन द केस। ये एक मेजर पॉइंट था और उनका कहना ये कि कोर्ट ने जो है कोई एरर नहीं करी है अर्जी खारिज करने में। ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव डिफेंस के द्वारा दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने सेक्शन 91, सेक्शन 311 CRPC और लीगल पोजीशंस का इंटरप्रिटेशन किया और अंतोगत्वा कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि बाय द बेयर पेरूजल ऑफ सेक्शन 91 ऑफ द CRPC इट वुड बी क्लियर दैट सेक्शन 91 ऑफ द CRPC may be utilized during the recording of defense evidence। In Indian criminal jurisprudence, the presumption of innocence is legal principle। Section 91 of the CRPC, the sole discretion rests with the court, and the High Court should not interfere with the discretion conferred on the trial court in the matter of summoning document except for the good reason। Under Section 311 of CRPC, the object underlying is that there may not be failure of justice on account of mistake of either of the party in bringing the valuable evidence on the record or leaving the ambiguity in the statement of the witnesses examined from the either side। It is the sole discretion of the court in exercise of the power under section 311 of CRPC and the determinative factor is whether it is essential or not for the just decision of the case। तो कुल मिला के कोर्ट ने लिखा कि सेक्शन 91 CRPC और सेक्शन 311 CRPC का बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि केस का जस्ट डिस्पोजल हो जाए, पर ये डिस्क्रिशनरी पावर है और ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन निर्भर करता है ट्रायल कोर्ट के विवेक पे।
अगर ट्रायल कोर्ट ने ये विवेक गलत रूप से निर्णित किया है या एक्सरसाइज किया है तो उस पर्सपेक्टिव में इंटरफेयर कर सकते हैं, बट इसके लिए स्पेशल केस मेड आउट करना होगा। क्लियर है सर आपको? आगे चलें। चलिए, कॉन्सिडरिंग द अफोरसेड लीगल पोजीशन एंड बाय द पेरुजल ऑफ सेक्शन 91 एंड सेक्शन 311 ऑफ CRPC, it is apparent that non-fixing of seal over the document is not material in the light of provision made under the Banker's Book Evidence Act. No bank officer shall be compelled to produce document, and it shall be presumed that the documents were issued by the authority of the bank concerned, and it can be proved before the court very well. कोर्ट का ये मानना था कि considering the legal position and section 91 and section 311 of CRPC, it is apparent that non-fixing of the seal over the document is not material in the light of Banker's Book Evidence Act. No bank officer shall be compelled to produce document, and it shall be presumed that documents were issued by the authority of the bank concerned, and it can be proved before the court as well. It is also relevant to mention here that the matter is regarding section 138 of NI Act. The objection raised by the petitioner in the present case is irrelevant. तो कोर्ट का ये मानना है कि जो भी डॉक्यूमेंट बैंक की अथॉरिटी के तहत इशू किए जाते हैं ये रिलेवेंट हैं, किसी भी बैंक ऑफिसर को एविडेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकते। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कंसर्न मेमो पर सील भी नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस संबंध में बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं। देयरफॉर द व्यू टेकन बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट डज नॉट वांट एनी इंटरफेरेंस, द पिटिशन इज हियर बाय डिसमिस्ड। तो कुल मिला के पिटिशन को जो है डिसमिस किया गया और ये कहा गया कि अगर डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई परमिशन नहीं भी दी जा रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट इप्सो फैक्टो रिलीवेंट है एंड कुड बी रीड इनटू एविडेंस। तो साथियों, घबराने का नहीं होता है, अगर हम कंसेप्चुअली ठीक चलेंगे तो सब कुछ हमारे साथ जो है ठीक होगा ही होगा। अब बेसिक प्रॉब्लम इन दोनों में क्या आ रही है कि अगर कंसर्न बैंक का अपने मेमो पेश किया है, उस पर कोई सील नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क अपने को नहीं पड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आप बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के प्रोविज़न को रिलाई कर सकते हैं और उसके पर्सपेक्टिव में ये प्ली कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इज़ रिलीवेंट, इट इज़ एडमिजेबल, और इसके साथ साथ किसी भी रूप में कंसर्न बैंक से हमें बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट डिसऑनर ऑफ चेक के फैक्टम को प्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुल मिला के मैं एक सलाह देना चाहता हूँ परिवादी पक्ष को कि इस तरह की एप्लीकेशंस को मूव करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और डिफेंस पक्ष भी ये जान ले कि अगर मेमो पर कोई सील नहीं है, कोई बैंक के अधिकारी के साइन नहीं है, तो मेमो इनवैलिड नहीं होगा। तो फालतू में अपना टाइम पैसा ख़राब करने की बजाय कंसेप्चुअली करेक्ट हो जाओ और गलत अर्जियाँ मूव मत करो, अदरवाइज़ आपका ही पैसा, टाइम और एनर्जी जो है वो ख़राब होने वाली है। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।